सलाम दोस्तों। अपनी एक पुरानी वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह आप हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफा करके अपनी क्रॉप प्लांट्स या टनल प्लांट्स की यील्ड में, उनके बायोमास प्रोडक्शन में, उनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी में इजाफा कर सकते हैं। अगर हम बात करें CO2 फर्टिलाइज़र इफ़ेक्ट की, तो हर एक फिनोमेना की तरह CO2 फर्टिलाइज़ेशन इफ़ेक्ट के भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको अगर इग्नोर कर दिया जाए तो CO2 फर्टिलाइज़र इफ़ेक्ट के बेनिफिट्स आने की बजाय इसके नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आ सकते हैं। इनमें सबसे पहला फैक्टर है क्रॉप स्पीशीज। CO2 फर्टिलाइज़र इफ़ेक्ट C3 क्रॉप्स में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज़ कंपेयर टू C4 क्रॉप्स। आप जानते हैं कि C3 क्रॉप्स की निस्बत C4 क्रॉप्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्विजिशन मैकेनिज्म, यानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करने का मैकेनिज्म ज़्यादा एफिशिएंट होता है। उनको कम एनर्जी कंज्यूम करना पड़ती है और उनमें ऑटो रेस्पिरेशन का इफ़ेक्ट कम होता है। सो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफे से फ़ायदा नहीं होता एज़ कंपेयर टू C3 क्रॉप्स, जिनका हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करने का मैकेनिज्म इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता और उनमें फोटो रेस्पिरेशन का अमल भी ज़्यादा होता है, यानी उनका रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में कमी की वजह से ऑक्सीजन की फिक्सेशन शुरू कर देता है, जिस अमल में इन C3 प्लांट्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़ाया हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइज़र अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपनी टारगेट क्रॉप को ज़हन में रखना चाहिए। इसका CO2 फर्टिलाइज़र इफ़ेक्ट का आपको C3 क्रॉप्स में ज़्यादा फ़ायदा होगा एज़ कंपेयर टू C4 क्रॉप्स। ताहम अगर आप उन हालात में, उन इलाकों में या उन कंडीशंस में क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं जहां पर पानी की वाफर मिकदार में अवेलेबिलिटी ना हो, यानी प्लांट्स को ड्राउट स्ट्रेस में आने के चांसेस ज़्यादा हों, वहां पर C4 क्रॉप्स में भी आप CO2 फर्टिलाइजेशन इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें, वो है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी फॉर द क्रॉप्स, यानी क्या आपने अपनी क्रॉप्स को मुनासिब मिकदार में दूसरे फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, पोटासियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे मेजर फर्टिलाइज़र मुनासिब मिकदार में प्रोवाइड किए हैं, तो ही आपको हाई कार्बन डाइऑक्साइड का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपके प्लांट्स किसी और मेजर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी का शिकार हों, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड से फ़ायदा हासिल करने की बजाय नुकसान में भी जा सकते हैं। हमारे ग्रुप की एक रिसर्च के मुताबिक जब वीट के प्लांट्स को हाई कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रो किया गया, तो उन प्लांट्स को जिनको सफिशिएंट अमाउंट में मैग्नीशियम प्रोवाइड नहीं की गई थी, उनमें हाई कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट पॉजिटिव आने की बजाय नेगेटिव हो गया, यानी हाई कार्बन डाइऑक्साइड ने इन वीट प्लांट्स में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो प्लांट्स के अंदर मैग्नीशियम की भूख में इजाफा हो गया। आपको अपने प्लांट्स को हाई कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रो करने के लिए ज़्यादा मिकदार में मैग्नीशियम भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इसी तरह मेरी एक स्टडी में जब हमने वीट के प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट में पोटासियम प्रोवाइड नहीं की, तो उनमें भी हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में ग्रो करने का कोई मुस्बत इफ़ेक्ट नहीं आया या और बायोमास के ऊपर और ना ही फोटोसिंथेसिस के ऊपर। यानी वो प्लांट्स जो
पोटासियम की डेफिशिएंसी का शिकार थे, उनके ऊपर हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का कोई मुस्बत इफेक्ट देखने में नहीं आया। इसी तरह मुख्तलिफ स्टडीज में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी का इफेक्ट भी दिखाया गया है और फास्फोरस का भी। यानी अगर आपके प्लांट्स नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी का शिकार हों तो आपको हाई कार्बन डाइऑक्साइड का कोई खातरखा फायदा नहीं होगा। नाइट्रोजन के मामले में अगर बात करें तो आप जानते हैं कि प्लांट्स मुख्तलिफ फार्म्स में नाइट्रोजन हासिल कर सकते हैं। वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में भी यूज़ कर सकते हैं, अमोनिया की शक्ल में भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर यूरिया की शक्ल में नाइट्रोजन प्रोवाइड की जाती है। हमने जब वीट के प्लांट्स को मुख्तलिफ नाइट्रोजन की फार्म्स में ग्रो किया तो हमारे रिजल्ट्स के मुताबिक वो प्लांट्स जिनको हमने अमोनियम प्रोवाइड की थी या नाइट्रेट प्रोवाइड की थी या यूरिया प्रोवाइड की थी, उनमें भी CO2 का पॉजिटिव इफेक्ट तो देखने में आया, लेकिन वो प्लांट्स जिनको हमने आधी नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में और आधी नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में प्रोवाइड की, उनमें CO2 फर्टिलाइज़र इफेक्ट सबसे ज़्यादा आया। यानी उन प्लांट्स ने ज़्यादा बड़ा शूट बायोमास, ज़्यादा बड़ा रूट बायोमास प्रोड्यूस किया और उनकी CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट ज़्यादा पॉजिटिव था एज़ कंपेयर टू उन प्लांट्स के जिनमें हमने सिर्फ नाइट्रेट प्रोवाइड किया था या सिर्फ अमोनिया प्रोवाइड किया था या यूरिया प्रोवाइड किया था। आप इन फोटोग्राफ्स में और देख सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट जिनको प्रोवाइड की गई थी उनमें ज़्यादा बड़े पौधे ग्रो किए हाई कार्बन डाइऑक्साइड में, उनमें शूट और रूट भी ज़्यादा बड़े पैदा हुए। अगर आप हाई कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ग्रीन हाउस में, अपने टनल में प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप जितनी नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं उसमें आधी नाइट्रेट की फॉर्म में और आधी अमोनियम की फॉर्म में प्रोवाइड करें। अब हम बात करेंगे कि हर एक चीज़ जिसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट हों, उसके साथ-साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। यानी हाई कार्बन डाइऑक्साइड के पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो हमने देखे कि ग्रेन यील्ड में इज़ाफ़ा हो सकता है, बायोमास प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा हो सकता है, ओवरऑल यील्ड में इज़ाफ़ा हो सकता है। लेकिन हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के कुछ ना कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट तो होंगे। तो इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है कि हाई कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रो की गई क्रॉप्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स की ग़िज़ाई अज्जा की कमी पाई जाती है। यानी हाई कार्बन डाइऑक्साइड को ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए एक थ्रेट के तौर पर देखा जा रहा है। साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात पे कंसर्न्ड है कि जब प्लांट्स को हाई कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रो किया जाता है तो उनमें बायोमास और यील्ड में इजाफा तो होता है, लेकिन हासिल होने वाले वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और जो भी प्रोड्यूस है उसमें मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा में ख़ातरख़्वाह कमी देखने में आती है। उनमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम होती है। इसी तरह दूसरे वाइटल मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी कमी पाई जाती है। हमारी अपनी रिसर्च के मुताबिक हमने जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सपेरिमेंट किए, हासिल होने वाले क्रॉप्स में या हासिल होने वाले ग्रेन्स में नाइट्रोजन के अंदर भी कमी देखने में आई। इसी तरह जिंक की कंसंट्रेशन, आयरन की, पोटासियम, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा कमी देखने में आई। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ऑल ऑफ द मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनकी कंसंट्रेशन ग्रेन्स में कम हो गई जब उनको हमने हाई कार्बन डाइऑक्साइड में वीट को ग्रो किया एज कंपेयर टू नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का नेगेटिव इफेक्ट उन प्लांट्स में जिनको जिंक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड नहीं किया गया था, वो जिंक की कंसंट्रेशन पर ज़्यादा बुरा था। यानी वो प्लांट्स में जिनको जिंक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड नहीं किया गया था, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जिंक कंसंट्रेशन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट और ज़्यादा सवीयर हो गया। तो जब आप अपनी क्रॉप्स को हाई कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रो करने का फैसला करें तो इस बात को जहन में रखें कि आपके प्लांट्स को इन न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होगी। To avoid the negative effect of high CO2 on nutritional quality of grains, or
ویجیٹیبلز آپ کو اپنے ان کراپس کو ان ڈیفرنٹ وائٹل نیوٹرینٹس کی زیادہ مقدار میں پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہائی کاربن ڈائی آکسائڈ کے نیگیٹو ایفیکٹ نیوٹریشنل کوالٹی کے اوپر نیگیٹو ایفیکٹ سے بچا جا سکے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ شکریہ۔